मंजुला बीबी के पास है। मतवाल चंद संकोचपूर्ण स्वर में बोला। वह कभी कभार साहब की गैरहाजिरी में भी यहाँ आया करती थी। किस लिए? यूं ही, बस आराम करने। और किसी के पास यहाँ की चाबी नहीं? जी नहीं। क्या उस रोज मंजुला यहाँ आई थी? जी हाँ। जी नहीं। जरा सोच समझ कर जवाब दो। मुझे अच्छी तरह से याद है साहब। उस रोज सबरबाज साहब के अलावा यहाँ कोई नहीं आया था। शायद वह तब यहाँ आई हो जब घर पर कोई ना हो। वह अपनी चाबी से ताला खोलकर भीतर घुसी और किसी के लौटने से पहले यहाँ से चली गई हो। नहीं साहब, ऐसा मुमकिन नहीं। उस रोज मैं हर क्षण यहीं था। मैंने एक क्षण के लिए भी फ्लैट से बाहर कदम नहीं रखा था। रमाकांत ने पटाक्षेप के भाव से सुनील की ओर देखा। सहयोग के लिए शुक्रिया मतवाल चंद, सुनील उठता हुआ बोला। अब केवल एक आखिरी बात और कहना चाहता हूँ मैं। जी फरमाइए। अभी जो भी वार्तालाप हमारे बीच हुआ है, इसका जिक्र किसी से मत कीजिए, खास तौर से सब्रवाल साहब से। जी किसी से भी नहीं करूँगा। बढ़िया। तुम मीना की नौकरानी को जानते हो? जानता हूँ। मालूम है वह कहाँ रहती है? ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन आजकल वो नौकरी कहाँ करती है यह मुझे मालूम है। कोई बात नहीं, वही बताओ। हरनबी रोड पर ही, इसी इमारत वाली लाइन में ही एक पुराने ढंग का एक एक मंजिला बंगला है। आप देखते ही उसे पहचान जाएंगे। वहाँ स्वामीनाथन नाम के एक मद्रासी साहब रहते हैं। जानकी आजकल उन्हीं के यहाँ काम करती है। सुनील ने मतवाल चंद का दोबारा शुक्रिया अदा किया। फिर वह और रमाकांत वहाँ से विदा हो गए। जो काम तुम इस वक्त कर रहे हो, रमाकांत रास्ते में बोला, इसे पंजाबी में जानते हो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अन्य कुत्ते हिरणादे शिकारी। अपने आप को अंधा कुत्ता कह रहे हो? साथ ही तुम्हें भी। सुनील हंसा। रमाकांत भुनभुनाता उसके साथ चलता रहा। स्वामीनाथन साहब के बंगले पर जानकी से संपर्क स्थापित करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने जानकी को अपना परिचय दिया और बताया कि वीरेंद्र कपूर के खातिर वे उससे मिलने आए हैं। जानकी के चेहरे पर तुरंत हमदर्दी के भाव उभरे। हमारी खास दिलचस्पी, सुनील बोला, मीना के फ्लैट के ताले में है। क्या मीना ने अपनी चाबी की कभी कोई डुप्लीकेट चाबी तैयार करवाई थी? हर किसी नहीं। जानकी दृढ़ स्वर में बोले। अगर ऐसी कोई डुप्लीकेट चाबी होती तो सबसे पहले वह मुझे हासिल हुई होती, क्योंकि फ्लैट की चाबी मेरे पास न होने की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मुझे ही थी। शायद किसी ने उनकी जानकारी के बिना डुप्लीकेट चाबी तैयार करवा ली हो। नामुमकिन। मीना मेम साहब अपनी चाबियों को एक क्षण के लिए अपने से भी अलग नहीं करती थी। अगर फ्लैट के द्वार पर वो स्पेशल ताला लगा हो, तो क्या किसी और रास्ते से फ्लैट पर दाखिल हुआ जा सकता है या उससे बाहर निकला जा सकता है? नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है यहाँ। आपका मीना के फ्लैट पर पहुंचने का कोई निश्चित समय था या सुबह किसी भी वक्त आप वहां पहुंच जाते थे? जी, मैं हमेशा ठीक 9:30 बजे वहां पहुंच जाया करती थी। इससे पहले मीना मैम साहब चाहती नहीं थी कि मैं वहां पहुंचूं, और इससे भी लेट पहुंचूं ये भी उन्हें गवारा नहीं था। हम्म। उस रोज भी आप ठीक 9:30 बजे वहां पहुंची थी? जी हाँ। आपको याद है कि फ्लैट का दरवाजा तोड़कर खोला जाने के बाद जब लोग भीतर दाखिल हुए थे तो फ्लैट में सबसे पहले कदम किसने रखा था, और उसके पीछे कौन था? सिक्योरिटी चाप सिक्योरिटी चीफ पोतदार ने ताला तोड़कर दरवाजा खोला था, वही सबसे पहले भीतर दाखिल हुआ था। इसके बाद हम सब भीतर दाखिल हुए थे। जहां तक मुझे याद है, सबसे अंत में रमेश मल्होत्रा साहब ने भीतर कदम रखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हत्यारा तब भी फ्लैट के अंदर हो जब आप लोगों का ध्यान मीना की लाश की तरफ लगा हुआ हो, तो वह चुपचाप वहां से खिसक गया हो? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता था, जानकी दृढ़ स्वर में बोली। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि उस वक्त वहां लिफ्ट चालक कमल भी मौजूद था। वह हम लोगों के साथ फ्लैट के भीतर दाखिल नहीं हुआ था। वह अपनी लिफ्ट के खुले दरवाजे के पास गलियारे में ही खड़ा रहा था। अगर कोई आदमी आपके कहे मुताबिक फ्लैट से बाहर निकला होता तो कमल ने उसे जरूर देखा होता। लाश बैठक में पड़ी थी? जी हाँ। और चाबियां पास की मेज पर? जी हाँ। आपने अपनी आंखों से मेज पर पड़ी चाबियां देखी थी? जी हाँ। और उन्हें खूब पहचाने भी था। वे मीना की चाबियां थीं, और उनमें दरवाजे पर लगे स्पेशल ताले की चाबी
मौजूद थी? जी हाँ। सुना है मीना अपने जेवरात वगैरह फ्लैट में ही रखती थी। क्या कोई चीज़ चोरी हो गई थी? जी नहीं, फ्लैट में से कुछ चोरी नहीं हो गया था। जो जेवरात मीना मेम साहब ने अपने पहने हुए थे वे भी सही सलामत मौजूद थे। गोली लगी कहाँ थी? खोपड़ी के पिछले तरफ कनपट्टी के पास। मेरा ख्याल है मीना मेम साहब को इस बात का कतई इल्म नहीं था कि उन पर गोली चलाई जाने वाली थी। और कोई बात जिसे आप महत्वपूर्ण समझती हो? जानकी ने इनकार में सिर हिलाया। सुनील ने उसका धन्यवाद किया और फिर वह रमाकांत वहां से कूच कर गए। मंगलवार शाम सुनील और रमाकांत ज्योति टावर पहुंचे। वहां के मैनेजर परंजपे से मिले। परंजपे एक अधेड़ अवस्था का, सूरत से एक बहुत काइयां लगने वाला आदमी था। वह वीरेंद्र कपूर को सरासर गुनाहगार समझता था। उसका पूरा विश्वास था कि अपनी पत्नी की हत्या उसी ने ही की थी। उसी ने पहली मीना को गोली मारी, वह दृढ़ स्वर में बोला। और फिर अपनी चाबी से फ्लैट का ताला लगाकर वहां से कैसे गया? यही उससे यही उससे वह गलती हो गई जिसके खामियाजे के तौर पर उसे फांसी पर लटकने वाला है। उसे दरवाजे का ताला नहीं लगाना चाहिए था, उसे दरवाजा खुला छोड़ देना चाहिए था। भीतर घुसने के बाद आपने खुद अपनी आंखों से फ्लैट की सारी खिड़कियां भीतर की तरफ से बंद देखी थी? सुनील ने पूछा। हाँ, वह बोला, मैंने एक एक खिड़की खुद चेक की थी। और यह भी मुमकिन नहीं कि हत्यारा रात भर भीतर फ्लैट में वहीं छिपा रहा हो और सुबह दरवाजा तोड़कर खोल ले जाने के बाद चुपचाप वहां से कैसे गया हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा कोई आदमी लिफ्ट चालक कमल की निगाहों में निगाहों में आए बिना कैसे नहीं रह सकता था? अच्छा, जब आप भीतर घुसे थे तो मीना की चाबियां आपने अपनी आंखों से लाश के पास रखी मेज पर पड़ी देखी थी? हाँ। बाद में चाबी कहाँ गई? बाद में पुलिस ने उन्हें अपने अधिकार में कर लिया था। अब कहाँ है वो चाबियां? मेरे पास हैं। सुनील ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या मतलब? परंजे पे हड़बड़ाया। चाबियां निकालो, सुनील बोला। क्यों? मैं फ्लैट को भीतर से देखना चाहता हूँ। मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। मुझे इजाज़त देने वाले तुम कौन होते हो? जिसका ये फ्लैट है उसकी इजाज़त लिखित में मुझे हासिल है, ये देखो। सुनील ने उसे वीरेंद्र कपूर से हासिल हुई चिट्ठी दिखाई। लेकिन परंजपे घबरा कर बोला, क्या वो फ्लैट को अपनी जगह से कहीं खिसक तो नहीं गया? वह फ्लैट तो इस वक्त किसी और किराएदार के कब्जे में है। क्या? सुनील ने आंखें निकाल कर बोला। तुमने अनाधिकार चेष्टा कैसे की? जी, फ्लैट खाली पड़ा था। शनिवार को कपूर साहब को फांसी लगने वाली है और 3 महीने बाद उसकी लीज भी खत्म होने वाली थी, इसलिए मैंने उसे अभी किराए पर उठा देने में कोई हर्ज न समझा। प्यारे लाल, तुम अपनी नौकरी को खल्लास समझो। सिर्फ नौकरी खल्लास हो जाने से ही इसकी जान थोड़ी छूट जाएगी। रमाकांत बोला। ये तो जेल भी जाएगा। परंजपे के चक्के छूट गए। साहब, वह बौखलाए स्वर में बोला, आप फ्लैट को भीतर से देखना चाहते हैं ना, तो देख लीजिए। मैंने थोड़ी ही कहा कि आप फ्लैट के भीतर नहीं जा सकते। यही कहा तुमने? सुनील बोला। अभी तुमने कहा नहीं था कि हम तुम्हें भीतर से दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकते? क्यों रमाकांत, क्या इसने यही नहीं कहा था? सरासर कहा था, रमाकांत बोला। मैंने खुद अपनी आंखों से सुना था। कानों से, सुनील ने संशोधन किया। एक ही बात है। मुमकिन है अनजाने में मेरे मुंह से ऐसे निकल गया हो। परंजपे बोला। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप शौक से फ्लैट को देख कर आइए। फ्लैट तुमने किसे किराए पर दिया है? रमाकांत ने पूछा। मिस रीटा को। वह क्या करती है? किसी नाइट क्लब में होस्टेस है। कितने रुपये कितने किराए पर? 2,000 रुपये महीना। सिर्फ एक ही महीना रहना है। तो किराया एडवांस लिया होगा? हाँ, 1,000 रुपये निकालो। क्या? ठीक है, मत निकालो। मैं अभी जाकर तुम्हारी गैर कानूनी हरकत की खबर कपूर को करता हूँ। मैं 2 घंटे के अंदर ही तुम्हें गिरफ्तार कराता हूँ। चलो सुनील। सुनील उठ खड़ा हुआ। ठहरी ठहरी, परंजपे अंकित स्वर में बोला। दोनों ठिठक गए। परंजपे ने मेज का दराज खोला और उसमें से 100 के 10 नोट निकालकर मेज पर रख दिए। रमाकांत ने धन्यवाद का एक शब्द
भी कहे बिना नोट उठाया और उन्हें दोहरा करके अपनी जेब में रख लिया। अपनी मिस रीटा को टेलीफोन पर हमारे बारे में खबर कर दो, सुनील बोला। मैं भी करता हूँ, परंजपे बोला और उसने फ़ोन को अपने समीप घसीट लिया। परंजपे को टेलीफोन करता छोड़कर सुनील और रमाकांत उसके ऑफिस से बाहर निकल आए। ये क्या हरकत हुई? सुनील लिफ्ट की ओर बढ़ता हुआ बोला। कौन सी हरकत? रमाकांत बड़ी मासूमियत से बोला। जो तुमने अभी परंजपे के साथ की है, नगदाऊ वाली। हाँ प्यारियो, फोकट का माल हाथ में आते दिखाई दे तो मौका नहीं चूकना चाहिए। लानत है। वारिशान न आदतां जानिया ने भावे कटिया पोरिया पोरिया जी। चलो अब तो नगदाऊ मिल गया तुम्हें। अब तो मेरी वजह से कच्ची नींद से जागने में से तुम्हें ऐतराज नहीं, सरासर ऐतराज है प्यारियो। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। तुम ऊँट हो? नहीं, ये 1000 दमड़ा जीरा है। तभी लिफ्ट 20वीं मंजिल पर रुकी। वे बाहर निकले और मीना के फ्लैट के सामने पहुंचे। सुनील ने फ्लैट की कॉल बेल बजाई। दरवाजा जिस शानदार औरत ने खोला उस पर निगाह पड़ते ही रमाकांत के चक्के छूट गए। वह साफ साफ लार टपकाने लगा। वह अपने जिस्म पर एक ड्रेसिंग गाउन पहने हुई थी और साफ मालूम हो रहा था कि उस गाउन के नीचे उसने और भी कुछ नहीं पहना हुआ था। उसके उन्नत उरूज आधे से ज्यादा गाउन के गिराबान से बाहर झलक रहे थे और रमाकांत की उन पर निगाह हटाए नहीं हट रही थी। आप मिस रीटा हैं? सुनील ने पूछा। हाँ, वह खनकती आवाज में बोली। मेरा नाम सुनील है, मेरा दोस्त रमाकांत। परंजपे ने अभी आपको हमारे बारे में फ़ोन किया होगा। हाँ हाँ, आइए। दोनों उसके पीछे फ्लैट में दाखिल हुए। रीता उन्हें ड्राइंग रूम में ले गई। लाश इसी कमरे में से बरामद हुई थी ना? रमाकांत ने पूछा। साफ जाहिर हो रहा था कि उसने केवल रीटा से बात करने की खातिर खामखा का सवाल पूछ लिया था। हाँ, रीटा बोली। उस मेज के पास है। कारपेट पर अभी भी वह जगह दिखाई दे रही है जहाँ से खून को धोकर साफ किया गया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम फ्लैट का एक चक्कर लगा लें। ठीक है, आओ रमाकांत। तुम देख लो प्यारी हो, रमाकांत बोला। मैं ज़रा थक गया हूँ। वो वारिस शाह ने क्या कहा था? मुझे मालूम है क्या कहा था, रमाकांत तीखे स्वर में बोला। जाकर अपना काम कर। सुनील ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। उसने बड़ी बारीकी से फ्लैट के एक एक कोने खुदरे की तलाशी ली। फ्लैट क्योंकि वातानुकूलित था इसलिए उस वक्त भी उसकी तमाम खिड़कियां भीतर से बंद थी। कहीं भी किसी परिंदे के भी भीतर पर मार सकने के लायक रास्ता नहीं था। उसने एक खिड़की खोलकर बाहर झांका। खिड़की के रास्ते 20 मंजिल नीचे उतर जाना या अभी कई मंजिल ऊंची इमारत की छत पर चढ़ जाना असंभव था। उसने खिड़की बंद कर दी और वापस ड्राइंग रूम में लौटा। वह दरवाजे पर ठिठक गया। रमाकांत और रीटा एक सोफे पर अलग अलग बैठे हुए थे और यूं घुट घुट कर बातें कर रहे थे जैसे दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। वह भीतर दाखिल हुआ। रमाकांत ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। चलो, सुनील बोला। हो गया काम? रमाकांत ने निराशपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, फ्लैट को अच्छी तरह से देख लो। क्या फायदा खामखा दोबारा दोबारा आना पड़ेगा। देख लिया है, पक्की बात है। हाँ। रमाकांत बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से उठ खड़ा हुआ। थैंक्स मिस रीटा, सुनील बोला। नेवर माइंड, रीटा भी उठती बोले। सी यू हनी, रमाकांत बोला। रीटा ने एक ईमान खराब कर देने वाली मुस्कुराहट रमाकांत की तरफ फेंकी। दोनों फ्लैट से बाहर निकल गए। ये हनी कैसे हो गई? रास्ते में सुनील ने पूछा। कौन? रमाकांत अनजान बनता हुआ बोला। रीटा। ओ, वह बड़ी सपोर्टिंग लड़की है। तुम कम सपोर्टिंग हो? रमाकांत हंसा। वे लिफ्ट में सवार हुए। मेरे जहन में एक बात आई। एक रमाकांत बोला। रीटा के ख्याल के अलावा कोई बात सुनना चाहते हो या नहीं? सुनाओ सुनाओ। किरण के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मतलब? उसमें और प्रकाश सभरवाल में कोई गठजोड़ तो है, ये हमने आंखों से भी देखा है और किसी हद तक इस बात को किरण ने अपने मुंह से भी कबूल किया है। मतवाल चंद के बयान
से साफ जाहिर है कि हत्या की रात को सफरवाल को कपूर की रिवॉल्वर चुराने का पूरा मौका हासिल था। और तुमने कहा था कि जिस लड़की ने मंजुला की आवाज़ की नकल करके कपूर को टेलीफोन किया था, वह मंजुला को खूब अच्छी तरह से जानती होनी चाहिए। किरण मंजुला को खूब अच्छी तरह से जानती है। तुम ये कहना चाहते हो कि सबरवाल हत्यारा है और किरण इस काम में उसके सहयोगिनी? क्यों नहीं हो सकता ये? सबरवाल के पास मीना की हत्या का कोई उद्देश्य था, ये बात की बात है। पहले ये बताओ कि मीना का कत्ल सबरवाल और किरण के गठजोड़ का अंजाम हो सकता है या नहीं? हो सकता है। सो देयर यू आर। रमाकांत एक विजेता के स्वर में बोला, और जहाँ तक उद्देश्य का सवाल है, वह कल गोपीनाथ हमें बता ही रहा है। मुझे तो ये आदमी खामखा बढ़ के हांफता लग रहा था। कुछ घंटों की तो बात है, क्या कल मालूम हो जाएगा कि क्या वाकई कुछ जानता है या नहीं। ठीक है, तुमने कहा था कि तुम नगर की जराम पेशा लोगों को बिल्ली के कत्ल के संदर्भ में टटोले जाने का इंतजाम करोगे। मुझे याद नहीं। अभी अभी मैं चाहे अभी 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 से मुझे याद है, अभी कहीं से जौहरी को फ़ोन कर देता हूँ। लॉबी में फ़ोन है। लॉबी में फ़ोन है, कर लो। रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया और फ़ोन की तरफ बढ़ा। और सुनो रमाकांत टिटका, सबरवाल की निगरानी का भी इंतजाम करवाओ। अच्छा। रमाकांत लग फ़ोन करने चला गया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके कश लगाता हुआ रमाकांत के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद रमाकांत वापस लौटा। मैंने जौहरी को जो मैंने जौहरी को काम पर लगा दिया, वह बोला। गुड। सुनील बोला। दोनों वहां से बाहर निकले और पार्किंग में खड़ी रमाकांत की इम्पाला में सवार हुए। अब कहाँ चलें? रमाकांत बोला। पुलिस हेडक्वार्टर। सुनील बोला। रमाकांत ने कार आगे बढ़ाई थी रमाकांत ने कार आगे बढ़ा दी थी। कार अभी पुलिस से 1 मील आगे बढ़ी थी कि एकाएक रमाकांत ने जोर जोर से अपने माथे पर हाथ मारा और फिर कार को फुटपाथ के सामने लगाकर रोका। क्या हुआ? सुनील हैरानी से पूछा। प्यारियो, तुम्हारे चक्कर में मैं अपना एक निहायत ही जरूरी काम भूल गया। कैसा काम? मुझे 5 बजे मुगल बाग पहुंचना था। वहाँ किसी से 2 दिन पहले मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स है। सुनील ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली और बोला, लेकिन 5 तो बज चुका है। हाँ, और मुझे अब याद आ रहा है। फिर भी मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ, शायद अभी भी काम बन जाए। सुनील ने संदिग्ध भाव से उसकी तरफ देखा। प्यारियो, रमाकांत उसकी तरफ ध्यान दिए बिना जल्दी से बोला, या तो तुम गाड़ी ले जाओ या टैक्सी कर देता हूँ। गाड़ी तुम ही रखो। सुनील अपनी तरफ दरवाज़ा खोलते हुए बोला। मैं टैक्सी कर लूँगा। रात को क्लब में मुलाकात होगी। गाड़ी तुम ही रखो। सुनील अपनी तरफ से दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। मैं टैक्सी कर लूँगा। रात को क्लब में मुलाकात होगी। ठीक है, टैक्सी स्टैंड सामने ही है, मैंने देख लिया है। सुनील कार से निकला और टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ा। रमाकांत ने कार को यू टर्न दिया और और वापस उसी दरवाजे उसी रास्ते पर चल दिया जिधर से कार अभी भी आई थी। सुनील एक टैक्सी पर सवार हो गया। वह पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचा। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। फिर फिर कुछ जा फिर कुछ जानते हुए भी फिर कुछ सोच समझ कर लॉबी में ठिठक गया। लॉबी में एक पब्लिक रेस्टोरेंट बूथ बना हुआ था। वह बूथ वह बूथ में दाखिल हो गया। वहाँ मौजूद डायरेक्टरी में आ, वहाँ मौजूद में डायरेक्टरी में उसने ज्योति टावर का नंबर देखा और फिर जेब से एक अठन्नी निकाल लिया। उसने वह नंबर डायल किया।
उत्तर तुरंत मिला। उसने जल्दी से कॉइन बॉक्स में अठन्नी डाली और बोला, हेलो। ज्योति टावर, उत्तर मिला। प्लीज कनेक्ट मी टू फ्लैट नंबर 20B। राइट वे सर। तुरंत संपर्क स्थापित हुआ। उनके कानों में रीटा की आवाज़ पड़ी। मैं यूथ क्लब से बोल रहा हूँ। सुनील आवाज़ बदल कर बोला। मुझे मालूम हुआ कि मिस्टर रमाकांत वहाँ मौजूद हैं। जरा उनसे बात करा दीजिए, बहुत ज़रूरी काम है। ये कैसे मालूम हुआ है? उन्होंने ही अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर बताया था कि इमरजेंसी में उन्हें यहाँ फ़ोन किया जा सकता था। अपना नाम बोलो। जौहरी। होल्ड करो। यस मैडम। सुनील रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। कुछ ही क्षण बाद उसके कानों में रमाकांत की आवाज़ पड़ी। हेलो जौहरी। ये जौहरी नहीं है, सुनील बोला। तुम्हारा डैडी बोल रहा है। रमाकांत के मुंह से सिसकारी निकल गई। माइया वाह। सुनील उसके सर की नकल करते हुए बोला। औरत खोर। फिर फौरन उसने रिसीवर को हुक पर टांग दिया। वह बूथ से निकला और पुलिस इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के कमरे में जा पहुंचा। संयोगवश प्रभुदयाल वहां मौजूद था और उसे अच्छे मूड में था। आओ आओ, वह बोला। आओ रिपोर्टर साहब। सुन्नी ने प्रभुदयाल से हाथ मिलाया और उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना सिगरेट का पैकेट निकाला और उसे झटक कर उसमें से एक सिगरेट आधा बार निकाला। उसने पैकेट प्रभुदयाल की तरफ बढ़ाया। नहीं, प्रभुदयाल बोला, शुक्रिया। सुनील ने वही सिगरेट अपने होठों से लगाया और उसे लाइटर निकालकर सुलगा दिया। तो कैसे आए? प्रभुदयाल ने पूछा। मीना मर्डर केस के सिलसिले में आया हूँ प्रभु जी। सुनील सिगरेट का एक लंबा कश लगाकर बोला। उसमें कौन सा सिलसिला बाकी है? अब ये केस तो कब का क्लोज हो चुका है। शनिवार को हत्यारे को फांसी लगने वाली है। प्रभु जी, अगर मैं कहूँ कि वीरेंद्र कपूर हत्यारा नहीं है, वह बेगुनाह फांसी की सजा पा गया तो मैं कहूँगा कि तुम्हारा दिमाग हिल गया है और तुम्हें फौरन पागल खाने में भर्ती कराया जाना जरूरी है। वीरेंद्र कपूर बेगुनाह है, दृढ़ स्वर में बोला, और उसकी बेगुनाह साबित करने के लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। खामखा दीवारों से टक्करे मारोगे, हाथ कुछ आएगा नहीं। लेकिन वीरेंद्र कपूर बेगुनाह है, सुनील एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला। यह बात सुनील कुमार चक्रवर्ती कह रहा है और जो कुछ कह रहा है बहुत सोच समझ कर कह रहा है। प्रभुदयाल के नेत्र सिकुड़ गए। उसने बड़े गौर से सुनील की तरफ देखा। सुनील के चेहरे पर भरपूर संजीदगी के भाव देखकर वह बोला, तुम साबित कर सकते हो कि वीरेंद्र कपूर अपनी बीवी का हत्यारा नहीं है? अभी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्द कर सकूंगा। कब? जब उसे फांसी हो चुकी होगी। यही तो मुसीबत है, वक्त बहुत कम है। 3 दिन में कोई करिश्मा कैसे कर सकता हूँ मैं? तुम कर सकते हो, पहले से करते आए हो। हैट में से खरगोश निकालने का तुम्हें अच्छा तजुर्बा है। मजाक मत करो। मजाक तो तुम कर रहे हो। उसको फांसी होने से 3 दिन पहले मुझे ये बताने आए हो कि वो बेगुनाह है, और जो कुछ कह रहे हो उसे साबित भी नहीं कर सकते हो। साबित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो कह रहा हूँ बेबुनियाद नहीं कह रहा हूँ। क्या बुनियाद है इसकी? जरा मैं भी तो सुनूं। तुम्हें मालूम होगा कि कल रात को कोलाबा रेस्टोरेंट में हरिप्रसाद उर्फ बिल्डर नाम के एक आदमी को सरेआम गोली से भून दिया गया था। हाँ हाँ, जानता हूँ। क्यों नहीं जानता हूँगा भला? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, कोई घसियारा नहीं। अपनी जिंदगी में उस आदमी ने दावा किया था कि वह साबित कर सकता था कि वीरेंद्र कपूर अपनी बीवी का हत्यारा नहीं था। उसकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो मीना का असली हत्यारा नहीं चाहता था कि वीरेंद्र कपूर के हक में अपनी जबान खोलता। ये क्या कह रहे हो? प्रभुदयाल हैरानी से बोला। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ माई बाप। तुम्हें कैसे मालूम कि बिल्ली ने ऐसा कोई वादा किया था? उत्तर में सुनील ने उसे बिल्ली की चिट्ठी के बारे में बताया। जरूर किसी ने उस चिट्ठी के माध्यम से वीरेंद्र कपूर के साथ मजाक किया, प्रभुदयाल बोला। कई सिरफिरे लोग ऐसी हरकतें आम करते हैं। लेकिन ये लेकिन ये वह चिट्ठी बिल्ली ने ही लिखी थी। रौनक बाजार में एक रेस्टोरेंट में जिसका मालिक जान बस्को कहता है कि वह चिट्ठी बिल्ली ने उसके सामने लिखी थी। तो फिर बिल्ली ने ही मजाक किया होगा।
चिट्ठी लिखते समय ज़रूर वह पिनक में होगा। शायद वो ये मजाक ना हो, शायद वाकई उसने कुछ देखा हो। नॉनसेंस। तो फिर एकाएक उसकी हत्या क्यों हो गई? ये महज एक इत्तेफाक है कि उसकी हत्या तब हुई जब तुम उससे मिलने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी जानकारी के लिए बिल्ला एक बड़ा बदनाम ज्वेल थीफ था। उसके अपने दायरे में ही सैकड़ों दुश्मन थे। ऐसे आदमियों का कभी भी वो अंजाम हो सकता है जो बिल्ले का हुआ। लेकिन उसका ये अंजाम तभी होना था जबकि वह किसी भी क्षण हम लोगों से संपर्क स्थापित करने वाला था। इत्तेफाक की बात है, प्रभुदयाल लापरवाही से बोला। लेकिन अग्रवाल ने भी ये कबूल किया कि टाइम के मामले में गलती उससे गलती लगी थी। कौन अग्रवाल? राम कुमार अग्रवाल, जो कहता है कि उसने 12:05 पर मीना के फ्लैट से गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। ठीक तो कहता है वो। पहले कहता था, अब नहीं कहता। अब वह कहता है कि गोली 1 बजे चली थी। तो क्या चक्कर है? सुनील ने उसे अग्रवाल की घड़ी के बारे में बताया। इससे भी कुछ साबित नहीं होता प्रभुदयाल। अगर वह कहता है कि गोली की आवाज़ सुनी थी तब 1 बजे आता, तो वीरेंद्र कपूर ने अपनी बीवी को कत्ल 1 बजे किया होगा। 1 बजे के करीब तो वीरेंद्र कपूर वापस अपने फ्लैट पर पहुंच चुका था। वह यह साबित कर सकता है। नहीं, देर युवा। सुनील को छठ सिगरेट के 2 छोटे छोटे कश लगाता रहा और फिर धीरे से बोला, क्या तुम ये पसंद करोगे कि एक बेगुनाह आदमी फांसी पर चढ़ जाए? हरगिज नहीं, प्रभुदयाल बड़ी संजीदगी से बोला। 10 गुनाहगार कत्ल के अपराधी होने के बावजूद भी फांसी चढ़ने से बच जाएं, ये मैं गंवारा कर सकता हूँ। लेकिन एक बेगुनाह फांसी पर चढ़ जाए, मुझे गंवारा नहीं। तो फिर तो तुम्हें वीरेंद्र कपूर के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। वो निर्बाध रूप से सिद्ध हो चुका है कि वो अपनी बीवी का हत्यारा ही है। वह बेगुनाह है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? अगर वह बेगुनाह है तो साबित करो कि वह बेगुनाह है। यह बताओ कि असली हत्यारा कौन है। अभी मैं उसकी बेगुनाही साबित करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो फिर तब आना जब तुम ऐसी स्थिति में हो जाओ। ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारा थोड़ा सा सहयोग चाहिए। कैसा सहयोग? केस से संबंधित कुछ लोगों के बारे में जानकारी चाहता हूँ कि उनमें से किसी का नाम पुलिस के रिकॉर्ड में तो नहीं है। कौन लोग? नाम बोलो। वीरेंद्र कपूर के दोनों पार्टनर प्रकाश सबरवाला और रमेश मल्होत्रा, उसकी मंगेतर मंजुला, उसकी भूतपूर्व सेक्रेटरी किरण और उसका चचेरा भाई प्रशांत कपूर, उसकी फर्म का अकाउंटेंट गोपीनाथ। मैं इन तमाम लोगों से केस की तफ्तीश के दौरान जाती तौर पर बात कर चुका हूँ। ये सब नेक नियत, भले और ईमानदार लोग हैं। फिर भी चेक करने में क्या अर्ज है? चलो अच्छी बात है, यही सही, प्रभुदयाल बोला। उसने एक कागज पर सब नाम लिखे और फिर सब इंस्पेक्टर बंसल को बुलाया। उसने उसे वह कागज सौंप दिया और उसे सब समझा दिया कि उसे क्या करना था। बंसल सहमति से सिर हिलाता हुआ बड़े विचित्र भाव से सुनील को देखता हुआ वहां से चला गया। मैं तो नहीं मानता कि हत्या वीरेंद्र कपूर ने की, ये किसी और ने की, प्रभुदयाल बोला। लेकिन अगर तुम मानते हो तो तुम्हारे ख्याल से क्या 6 जनों में से कोई असली हत्यारा है? फिलहाल मेरा तो यही ख्याल है। सुनील सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे एस्ट्रे में झुकता हुआ बोला। तो तुम्हारे जैसे 30 मार खाने के लिए ये पता लगा लेना क्या मुश्किल काम है कि 6 जनों में से असली हत्यारा कौन है? कोई मुश्किल काम नहीं, सुनील बड़े दिलेर से बोला। लेकिन मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। ट्रेजिडी ये है कि मैंने जो कुछ करना है शनिवार से पहले करना है, और ये बड़ी टेढ़ी खीर है। कब से फिराक में हो? सोमवार सुबह से। कुछ हाथ लगा? कुछ तो लगा ही है। जो बातें मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इसके अलावा मुझे ये भी मालूम है कि हत्या की रात को प्रकाश सबरवाल वीरेंद्र कपूर के फ्लैट पर गया था और उसे वहां से कपूर की रिवॉल्वर चुरा लेने का पूरा पूरा मौका मिला था। ओह, यानी कि यह तो तुम मानते हो कि कत्ल वीरेंद्र कपूर को रिवॉल्वर से हुआ था। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि कत्ल फैबले स्कॉट रिवॉल्वर से हुआ है, और ऐसी रिवॉल्वर कपूर के पास थी, सबरवाल के पास भी थी। लेकिन गायब कपूर की रिवॉल्वर है। क्या इस बात की पुष्टि की गई थी कि गोली सबरवाल के फैबले स्कॉट रिवॉल्वर से नहीं चली थी? सरासर की गई थी। हमारे बैलिस्टिक एक्सपर्ट अग्निहोत्री ने सबरवाल की रिवॉल्वर से एक टेस्ट बुलेट चलाकर उसका मिलान मीना की खोपड़ी से बरामद हुई गोली से किया था। कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में ये निर्बाध रूप से सिद्ध कर दिया था कि गोली सबरवाल की रिवॉल्वर से नहीं चली थी। सुजीत खामोश रहा। सुनील खामोश रहा। रिपोर्टर साहब, कत्ल कपूर ने ही किया था, किया है।
ये उसने कत्ल अपने रिवॉल्वर से किया था या फिर जानबूझकर रिवॉल्वर को नहीं कहीं गायब कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि अगर रिवॉल्वर बरामद हुई तो वह उसे फंसवा देने के लिए काफ़ी होगी। लेकिन जब कपूर ने अपनी बीवी का कत्ल किया नहीं तो वह भला रिवॉल्वर क्यों नहीं गायब क्यों क्यों कहीं गायब करेगा? इस सवाल का जवाब तो मैं तब दूं जब मैं पहले मानूं कि कत्ल कपूर ने नहीं किया। तभी बंसल वापस लौटा। उसने बताया कि 6 नामों में से कोई भी नाम उसके रिकॉर्ड में नहीं था। सो देयर यू आर, प्रभुदयाल अपने मंजरे के इशारे से वहां से विदा करते हुए बोला। तुमने उस टेलीफोन कॉल को चेक करने के लिए कोशिश की थी कत्ल की रात को, जिसे भरपूर कपूर अपनी बीवी जिसे सुनकर कपूर अपनी बीवी के फ्लैट पर दौड़ा चला गया था। मुझे विश्वास नहीं कि कपूर की कोई ऐसी कॉल आई थी। उस टेलीफोन कॉल की बात को उसने खामोखा गढ़ लिया था। पहले वह कहता था कि उसे मंजुला ने टेलीफोन किया था। फिर जब फिर जब मंजुला ने साफ इनकार कर दिया कि उसने कोई फ़ोन नहीं किया था, तो वह कहने लगा कि किसी और मंजुला की आवाज़ की हूबहू नकल करके उसे फ़ोन किया था। लेकिन फिर भी हमने मंजुला के कहने पर से ये नहीं मान लिया था कि फ़ोन उसने नहीं किया था। मेरी अपनी तफ्तीश से मुझे मालूम हुआ था कि मंजुला सच कह रही थी। फ़ोन मंजुला के घर के बैठक में लगा हुआ था और वो वहाँ लगा इकलौता फ़ोन था। बैठक में मंजुला के मामा मामी जिनके साथ वह रहती थी वो मौजूद थे। इन दोनों ने ये बयान दिया है कि उस रात न मंजुला ने बैठक में रखे टेलीफोन से कहीं फ़ोन किया था और न ही वो घर से बाहर गई थी। इनके घर से बाहर जाने का इकलौता रास्ता बैठक से होकर है। अगर मंजुला ने बाहर की तरफ कदम भी बढ़ाया होता तो उसके मामा मामी को जरूर खबर लग जाती। अच्छा, तो क्या मामा मामी झूठ बोल रहे हैं? किस लिए? उन्हें ऐसा झूठ बोलने के कोई फायदा है? सुनील खामोश रहा। और फिर ये तो कपूर के खिलाफ एक मामूली बात है। असली बात तो यह कि मीना का बंद फ्लैट है, जिसके स्पेशल ताले की केवल 2 चाबियों का अस्तित्व है। एक चाबी बंद फ्लैट में मीना की लाश के पास मौजूद थी, इसलिए ये हो ही नहीं सकता था कि फ्लैट को ताला अस्तित्व लगाया गया हो। लेकिन उस ताले को तो भीतर बाहर दोनों तरफ से बंद किया जा सकता है। मंजूर, लेकिन अगर ताला मीना की चाबी से भीतर से बंद किया गया था तो हत्यारा बाहर कैसे निकला? और बाहर से बंद बंद वह केवल उस दूसरी चाबी से किया जा सकता था जो कपूर के पास थी। शायद किसी के पास कोई डुप्लीकेट चाबी रही हो। उस ताले में कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं थी। मुमकिन है कि रही हो, नहीं थी। मुमकिन है, सुनो, अगर उस ताले की कोई डुप्लीकेट चाबी रही होगी तो वह किसी ऐसे काम करने वाले कारीगर ने ही बनाई होगी। हाँ, हमने उस चाबी की तस्वीर के इश्तिहार बनवाकर सारे शहर में लगवाए थे, रेडियो पर घोषणा करवाई थी, टेलीविज़न पर चाबी पब्लिक को दिखाई थी। तुम अखबार नवीस हो, तुम्हें याद होगा कि अखबार में भी उस चाबी की तस्वीर के साथ पुलिस की यह अपील छपी थी कि अगर किसी कारीगर ने कभी उस चाबी की कोई फुट डुप्लीकेट बनाई हो तो फ़ौरन पुलिस से संपर्क स्थापित करें। रिपोर्टर साहब, हमारे पास कोई नहीं पहुंचा था। सुनील खामोश रहा। सुनील खामोश रहा और फिर अदालत में कपूर ने खुद अपने मुंह से कहा था कि उस ताले की कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं बनाई गई थी और दोनों चाबियां ऐसी हिफाजत के साथ रखी जाती थी कि कपूर या उसकी पत्नी की जानकारी के बिना उसके डुप्लीकेट बनाई नहीं जा सकते थे। और और बातों को छोड़ो, ये एक लौती बात है कि ये साबित करती है कि कपूर ने अपनी बीवी का कत्ल किया और फिर बाद में अपनी चाबी इस्तेमाल करके खुद फ्लैट को बाहर से ताला लगाया। उसमें ताला क्यों लगाया? ताला लगाकर तो उसने फंसने का काम किया। उसे या तो ताला नहीं लगाना चाहिए था उसे या तो ताला नहीं लगाना चाहिए था और या अपनी बीवी या आ, या अपनी बीवी की चाबी के भीतर नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, उससे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।
ऐसे मामलों में पढ़े लिखे समझदार आदमी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं साहब, क्योंकि उन्हें ऐसे कामों का तजुर्बा नहीं होता। प्रभु, उस बंद फ्लैट के पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ा राज है। मैं अभी भी कहता हूँ कि कपूर हत्यारा नहीं है। तो फिर तुम ही बताओ, हत्यारा कौन है? प्रभुदयाल चैटर्जी भरे स्वर में बोला। सुनील को जवाब न सूझा। चलो यही बताओ कि कपूर के अलावा कोई हत्यारा हो कैसे सकता है? मेरे पास इस सवाल का जवाब हो तो मैं अभी जाकर असली हत्यारे की गर्दन न दबोच लूं। तो जवाब तलाश करो। जब इतनी बड़ी बात कह रहे हो तो बाद में कोई दमखम भी तो पैदा करो। मैं कोशिश करूंगा, सुनील दृढ़ स्वर में बोला। मैं आखिरी क्षण तक कोशिश करूंगा। बिल्कुल ज़रूर करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सुनील उठ खड़ा हुआ। वह कुछ क्षण यूं ही जड़ सा खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, उस आदमी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है तो मेरा दिल डूबने लगता है। वह आदमी हत्यारा है। उसे मालूम है कि तुम इमोशनल आदमी हो। वो तुम्हें इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। सुनील ने उत्तर नहीं दिया। उसने यंत्र चले ढंग से प्रभुदयाल से हाथ मिलाया और वहां से विदा हो गया। मंगलवार रात सुनील यूथ क्लब पहुंचा। उसने टैक्सी वाले को किराया अदा करके अभी विदा किया था कि रमाकांत की इम्पाला वहां पहुंच गई। सुनील दरवाजे पर ही ठिठक गया। रमाकांत ने कार पार्क की। उस उसमें से बाहर निकला और उसे ताला लगाकर क्लब की तरफ बढ़ा। वह समीप आया तो सुनील ने देखा उसके चेहरे पर ऐसे परम संतुष्टि के भाव थे जैसे कोई बिल्ली ढेर सारी मलाई चढ़कर हटी हो। सुनील को देखकर वो ठिठका। फिर उसने खामखा एक जोर का ठहास किया और सुनील की बाह में अपनी बाह पिरोता हुआ बोला, पहुंच गया प्यारियो? नहीं, सुनील बोला। तुम्हारे सामने तो मेरा भूत खड़ा है। रमाकांत ने फिर जोर का ठहास किया और सुनील को अपने हाथ चलाता हुआ मेन हॉल में बार काउंटर पर ले गया। दोनों अगल बगल स्टूलों पर बैठ गए। तू अमरीक सिंह, काला बिल्ला, रमाकांत चुटकी बजाता हुआ बारटेंडर से बोला। लार्ज फॉरन। राइट वे सर, बारटेंडर बोला। सुनील सिगरेट सुलगाने में मगन था। बारटेंडर ने जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल के 2 पैक उसके सामने रख दिए। रमाकांत ने दोनों में सोडा डाला। उसने एक गिलास सुनील की ओर सरका दिया। चीयर्स, वो बोला। चीयर्स, सुनील बोला। उसने उसने अपने गिलास में से एक चुस्की ली। रमाकांत रमाकांत ने एक ही सांस में गिलास खाली किया और बारटेंडर को इशारा किया। बारटेंडर ने विस्की का नया गिलास उसके सामने रख दिया। चीयर्स, वो बोला। चीयर्स, सुनील बोला। उसने अपने गिलास में से एक चुस्की ली। रमाकांत ने एक ही सांस में गिलास खाली किया और बारटेंडर को इशारा किया। बारटेंडर ने विस्की का नया गिलास उसके सामने रख दिया। रमाकांत ने बड़े तृप्तिपूर्ण ढंग से होठ चटकाया और फिर उसने अपने 4 मीनार का पैकेट निकाल लिया। क्या बात है? वह सुनील की पीठ पर एक थप्पड़ जमाता हुआ बोला। सूरत पर 12 क्यों बजे हुए हैं? एक नंबर के हरामी आदमी हो तुम, सुनील बोला। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। खरा नकद। झूठ बोलकर खिसक गए। सच बोलता तो तुम जाने देते। लानत है। वो तो है ही। फिर तुमने कौन सा झूठ मेरा झूठ चल जाने दिया? पीछे पीछे फोन खड़का दिया। कुछ हाथ भी आया यूं यूं ही? पागल हुए? जहाँ कुछ हाथ ना आया हो वहाँ भला मैं कदम रखूंगा? प्यारी हो, फंसने वाली औरत की सूंघ तो मुझे मील दूर से ही लग जाती है। बादल न छाए हुए तो 3 मील दूर से। अब खुश हो? बहुत खुश। तो भगवान के लिए कुछ करो। भगवान के लिए कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो, क्या करूँ? हमें मालूम करना है कि कपूर के संगी साथी जो सुबह कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मौजूद थे, कल की रात को कहाँ कहाँ थे। तुम्हारे शाह कपूर के दोनों पार्टनर, दोनों छोकरियाँ और चचेरे भाई और उसके अकाउंटेंट की तरफ है। हाँ, ओके, कंसीडर इट डन। और प्रकाश सभरवाल की तुमने खास तौर से निगरानी करवानी है, याद है ना? याद है। और नगदाव का जिक्र तक ना आए। ये तो खराब बात कह दी तुमने, रमाकांत शिकायत भरे स्वर में बोला। नगदाव चाहे ना आए लेकिन कम से कम जिक्र तो आने दो। तभी एक वेटर वहां पहुंचा।
कोई साहब आपसे मिलने आए साहब, वेटर सुनील से बोला। नाम बताया उन्होंने? सुनील ने पूछा। जी हाँ, मिस्टर रमेश मल्होत्रा। सुनील ने रमाकांत की ओर देखा। कहाँ है वो? रमाकांत ने पूछा। रिसेप्शन पर बैठा है। उन्हें मेरे ऑफिस में बिठाओ, हम अभी आते हैं। वेटर चला गया। बॉटम्स अप, रमाकांत बोला। दोनों ने गिलास खाली किए, फिर वहाँ से उठे और रिसेप्शन के पीछे बने रमाकांत के ऑफिस में पहुंचे। रमेश मल्होत्रा वहाँ रमाकांत की आबनूस के विशाल मेज के सामने कुर्सी पर बैठा था। उन्हें देखकर वो उठ खड़ा हुआ। बैठिए बैठिए, रमाकांत बोला। बैठिए साहब। मल्होत्रा ने दोनों से हाथ मिलाया। वह फिर यथास्थान बैठ गया। सुनील उसकी बगल की कुर्सी में बैठ गया। रमाकांत मेज के पीछे लगी अपनी चमड़ा मड़ी घूमने वाली कुर्सी पर जा बैठा। सुनील ने वह देखा। मल्होत्रा उस वक्त पहले से भी ज़्यादा शानदार सूट पहने था। अच्छे कपड़ों का शौक तो वो दिखाई दे ही रहा था, उसके पास उसे था। अच्छे कपड़ों का शौक तो दिखाई दे ही रहा था कि उसे था। उसकी कपड़े की समझ की तारीफ के काबिल थे। आपको मालूम था मैं यहाँ था? सुनील ने पूछा। नहीं, मल्होत्रा बोला। दरअसल शाम को मैंने आपके ऑफिस में फ़ोन किया था। वहाँ आप नहीं थे, लेकिन बताया गया था कि आप यूथ क्लब में हो सकते थे। अब इधर से गुजर रहा था, सोचा झांकता चलो, शायद आपने मेरे लायक कोई काम सोचा हो। काम तो सुबह आपने बहुत मार्क का किया साहब। आपने बड़ा अच्छा किया जो राजकुमार अग्रवाल को अपने साथ ले आया, और उसकी घड़ी की टूटी सुई पर रमाकांत की नज़र पड़ गई। आप कुछ पियेंगे? रमाकांत एक बोला। ठंडा गर्म या और गर्म? जी नहीं शुक्रिया, मैं अभी खाना खा कर आया। बाय द वे, सुनील बोला, कपूर साहब ने वार्डन को कितनी रिश्वत दी थी? 50,000 रुपये। सुनील के मुंह से सीटी निकल गए। आपको कुछ सूझे कि अगर कत्ल कपूर ने नहीं किया तो फ्लैट को ताला किसने लगाया, और ताला लगाने के लिए उसके पास चाबी कहाँ से आई? यही यही तो समस्या है जिसका कोई हल नहीं सूझ रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मल्होत्रा संकोचपूर्ण स्वर में बोला। जरूर कहिए, और निसंकोच कहिए। हम लोगों में आपस में क्या छिपा हो? क्या ये नहीं हो सकता कि मीना ने खुद ही अपनी चाबी से फ्लैट को भीतर से ताला लगाया हो, और कुछ इस अंदाज से आत्महत्या की हो कि वह हत्या लगे? ऐसा करने की वजह कपूर को फंसाना ही हो सकता है। शायद वह किसी भी सूरत में कपूर और मंजिला की शादी ना ना होने देना चाहती हो। अगर हम मान भी लें कि मीना किसी प्रकार अपने खोपड़ी के पृष्ठभाग में गोली मार लेने का अत्यंत कठिन काम से मल्होत्रा करने में कामयाब हो भी गई, तो रिवॉल्वर कहाँ गई? मल्होत्रा बगल झाँकने लगा। यह आत्महत्या का केस नहीं है मल्होत्रा साहब। ये बात तो निश्चित है कि मीना का कत्ल हुआ है। क्या? रमाकांत बोला। किसी वजह से सबरवाल कपूर को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकता था। सवारी पैदा नहीं होता, मल्होत्रा तनिक हंसते हुए बोला। सबरवाल को कपूर की मौत से कोई लाभ नहीं, और फिर दोनों जिगरी दोस्त हैं। आज तक उन दोनों में जरा सी तकरार तक की नौबत नहीं आई। और कल के समय सबरवाल कहाँ था? सुनील ने पूछा। मुझे मालूम नहीं, मल्होत्रा बोला। अगली सुबह ऑफिस में मीना के फ्लैट में से अपनी शेवलेट पर सवार होकर मैं सीधा ऑफिस में पहुंचा था, और मैंने सबरवाल को वहां मौजूद पाया था। वहां मैंने सबरवाल के सहयोग से कपूर के लिए वकील और जमानत का इंतजाम किया था, और फिर वहां से सीधा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गया था। कपूर को अगर फांसी हो गई तो आपकी फर्म में आप लोगों का हिस्सा बढ़ नहीं जाएगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल धंधा बहुत मंदा चल रहा है, कमाई तो है ही नहीं। कपूर के तो आय के और भी साधन थे, इसलिए उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हमें तो दिक्कत है। आपके आय का कोई और साधन नहीं, उस कंपनी की कमाई पर ही निर्भर करना पड़ता है। कपूर साहब की मौत से आर्थिक लाभ किसे होगा? उसके भाई प्रशांत को ही होगा। उसका नज़दीकी रिश्तेदार हो तो वही है। प्रशांत की माली हालत कैसी है? बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो पैसे से तंग रहने की वजह, जहाँ तक मेरी समझ में आता है, उसके जुए का शौक। रेस का तो खतरनाक से शौकीन है वो।
रेस का तो ख़ास तौर से शौकीन है ही वो। मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि रेस पर काफ़ी पैसे फूंकता है वो। उसके बारे में कोई स्कैंडल आज तक नहीं सुना मल्होत्रा साहब, गलत मत समझिएगा। लेकिन आपकी निगाह में कोई ऐसी सूरत हो सकती है जिससे मालूम हो सकता है कि हत्या की रात आप सब लोग कहाँ थे? आप ये क्यों नहीं समझते कि हत्यारा हमें से आप ये क्यों नहीं समझते कि हत्यारा हमें से कोई है? क्योंकि और किसी के पास हत्या का या कपूर साहब को रास्ते से हटाने का कोई उद्देश्य हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन हो तो सकता है। मेरी निगाह में तो उल्टे हम में से किसी के पास हत्या का या कपूर को फंसाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे तो लगता है कि जिसने भी मीना की हत्या की है, उसका कपूर से कुछ लेना देना नहीं था। कपूर को तो उसने महज इसलिए फंसने वाली स्थिति में ला खड़ा किया था कि कत्ल की तफ्तीश करने वाले अधिकारी रास्ते से भटक जाएं और का किसी का उसकी तरफ ध्यान ही न जाए। ऐसा काम मीना का कोई उसका तंग आ चुका प्रेमी भी कर सकता है, या वह शायद किसी के बारे में कोई ऐसी खतरनाक बात जान गई थी जिसकी वजह से किसी ने उसके लिए जुबान बंद करना ही जरूरी हो गया था। मुमकिन है आपको मालूम है कि सब लोग हत्या की रात को कहाँ थे। नहीं, अपने बारे में तो मालूम होगा सब। रमाकांत 4 मिनट का एक नया सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। मल्होत्रा ने सब शक पकाकर रमाकांत की ओर देखा, लेकिन रमाकांत का चेहरा स्लेट की तरह साफ था। वो निर्विकार भाव से सिगरेट के कश लगा रहा था। जी हाँ, मल्होत्रा ने धीरे से बोला, अपने बारे में तो मालूम है। उस शाम मैं पहले फिल्म देखने गया था, फिर क्लब में ड्रिंक्स के लिए गया था और फिर अपने घर चला गया था। फिल्म किसके साथ देखी थी आपने? किसी के साथ नहीं, मैंने अकेले देखी थी, लेकिन ड्रिंक्स मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ दिया था और फिर कोई 12 बजे के करीब हम मुझे घर पर छोड़कर आया था। आपके उस दोस्त की तारीफ? सुनील बोला। उसका नाम जनार्दन मिश्र है, वह वकील है, मेहता रोड पर उसका ऑफिस है। आप शौक से उससे मेरे बारे में अ, मेरे बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन साहब, रमाकांत बोला, ये तो आपने अपने कत्ल से पहले का समय का विवरण दिया। कत्ल के दौरान आप क्या कर रहे थे? मैंने अर्ज किया ना कि 12 बजे के करीब मैं घर पहुंच गया था। उसके बाद आप घर ही रहे थे? जी हाँ, मेरे नौकर से आप इस बात की चाहें तो तस्दीक कर सकते हैं। आपके घर में और कौन रहता है? कोई नहीं, आईसी। रमाकांत बड़ी गंभीरता से बोला। फिर सुनील ने उसकी फिर सुनील ने उससे लाश की बरामदगी के बारे में प्रश्न किया। उत्तर में उसे वही कहानी सुनने को मिली जो जानकी और परंजपे से पहले पहले ही सुन चुका था। उसने बताया था कि सबारवाल ने उसे खबर की थी कि मीना अपने कुछ शेयरों के बारे में उससे कुछ पूछना चाहती थी। इसलिए वह चाहती थी कि वह सोमवार सुबह ऑफिस जाने से पहले मीना से उसके फ्लैट पर मिलता जाए। उसके 10 बजे की अपॉइंटमेंट की बात सुनकर ही फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर खोला जाना जरूरी समझा गया था। दरवाज़ा टूटने के बाद सब लोग के साथ फ्लैट में दाखिल हुआ था, लेकिन वह ड्राइंग रूम के अलावा फ्लैट में और कहीं नहीं गया था। इसलिए उसने एक खुद नहीं देखा था कि फ्लैट की सारी खिड़कियां मजबूती से भीतर से बंद थीं। मल्होत्रा साहब, एक एक सुनील गौर से उसकी तरफ देखता हुआ बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इस घटना स्थल पर पड़े कपूर की रिवॉल्वर पहचान ली हो और अपने पार्टनर की रक्षा करने की नीयत से हमने रिवॉल्वर को वहां से गायब कर दिया हो? भाई साहब, मल्होत्रा के होंठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट प्रकट हुई। क्या मैं ऐसा तो ऐसा क्या मैं ऐसा तो बेवकूफ़ लगता हूँ आपको? यानी कि आपने ऐसा नहीं किया था? अरे, मुझे कोई रिवॉल्वर दिखाई नहीं दी थी। दिखाई दे भी जाती तो वहाँ वहाँ मौजूद इतने लोगों के सामने रिवॉल्वर वहाँ से गायब कर देना संभव था। रिवॉल्वर मुझे दिखाई दे सकती थी तो औरों को भी दिखाई दिए बिना नहीं रह सकती। न भी दिखाई दी होती तो किसी न किसी को उसकी तब खबर लग जाती। जब मैं उसे उठाने की आपके कथानुसार गायब करने की
गायब कर देने की कोशिश करता। आखिर वो रिवॉल्वर थी, कोई सुई तो नहीं थी। आप ठीक कह रहे हैं। आपको याद है जब आपने मीना की लाश देखी तो उस वक्त वो क्या पहनी थी? साड़ी ही पहनी थी, लेकिन वह कैसी थी वो याद नहीं भाई साहब। मेरे तो लाश को देखकर छक्के छूट गए थे। उस नाजुक घड़ी में मेरे दिमाग इतना ठिकाने नहीं था कि मैं माहौल की छोटी मोटी बारीकियों नोट कर पाता। आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि जब आपने मीना की लाश देखी तो उस वक्त वह नाइट ड्रेस में थी या तरीके की पोशाक पहने थी? वह तरीके की पोशाक पहने थी। हम्म आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं? जी जी जी, नहीं फिलहाल नहीं। तो तो फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। सुनील ने सहमति से सिर हिला दिया। मल्होत्रा अपने स्थान से उठा। उसने बारी बारी सुनील और रमाकांत से हाथ मिलाया। मालूम होता है कि मालूम करने की कोशिश करूंगा, वह बोला, कि हत्या की रात को और लोग कहाँ थे? जी हाँ जरूर, सुनील बोला। 6 आदमियों की लिस्ट में से हम जितने भी लोगों को ये जानकर निकाल सकें क्या ऐसा निकाल सके कि हत्या की रात को उनका घटना स्थल पर होना संभव था, हमारे लिए उतनी सहूलियत हो गई। अगर कोई खास बात मालूम हो तो बराए मेहरबानी मुझे फ़ौरन खबर कीजिएगा। ज़रूर मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा बोला और फिर कमरे से बाहर निकल गया। ये आदमी औरतों में बहुत पॉपुलर होगा, रमाकांत बोला। कैसे जाना? इतना जो सज धज कर रहता है, फिर बढ़िया विलायती कार इसके पास। ये गुण तो तेरे में भी हैं, सरासर हैं। पर मैं भी औरतों में बहुत पॉपुलर हूँ। और सरासर मैं भी औरतों में बहुत पॉपुलर हूँ। इसके बारे में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, रमाकांत बोला। क्या? अभी तक तो यही एक इकलौता आदमी है जिसने कपूर को बेगुनाह साबित करने की दिशा में कुछ हाथ में मिला है, और जो आगे भी कुछ भी करने को तैयार है। बाकी के लोग कपूर से हमदर्दी तो दिखाते हैं, लेकिन लगते तमाशबीन ही है। गोपीनाथ नहीं, वह वह तो कल तुम्हें हत्या का उद्देश्य बताने वाला है। देखते हैं क्या कहता है वो। आओ एक बार, आओ बार में चले, रमाकांत उठता हुआ बोला। एक एक ड्रिंक्स और हो जाए। सुनील सहमति में सिर हिलाता हुआ अपने स्थान से उठा और उसके साथ हो लिया। अध्याय 3। बुधवार सुबह सुनील और रमाकांत जिम पहुंचे। मैं बीमार पड़ जाऊंगा, रमाकांत बुनबुनाता हुआ बोला। क्यों? सुनील हैरान से बोला। मैं रोज इतनी सवेरे नहीं जाग सकता यार, 10 बजे हैं, घड़ी देख। तो क्या हुआ, मैं 3 बजे सोकर उठता हूँ। 2-3 दिन की तो और बात है, सुनील खुशामद भरे स्वर में बोला। थोड़ी तकलीफ ही सही मेरे भाई। अगर कपूर की जान बच गई तो जरा सोचो तुम्हें कितनी दुआएं देगा। दुआओं का क्या मैंने अचार डालना है? सवाल ये है कि नगदाव भी देगा या नहीं। अरे यार पहले उसकी जान तो बचे। रमाकांत खामोश रहा। वे वार्डन के ऑफिस में पहुंचे। वार्डन बैरिक बाहरी कमरे में बैठा था। उन्हें देखकर उसने यंत्र चले ढंग से भीतरी कमरे की ओर संकेत किया। वे भीतर पहुंचे। वीरेंद्र कपूर वहां पहले से मौजूद था। और कोई नहीं आया? सुनील बोला। अभी नहीं, कपूर अनमने स्वर में बोला। शायद हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। शायद। कपूर साहब, और लोगों के आने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? ये बात कौन कौन लोग जानते हैं कि आप अपनी वसीयत के अनुसार अपनी संपत्ति का 2/3 भाग मंजुला के नाम छोड़कर जा रहे हैं? ये मेरा वकील जानता है, क्योंकि उसने वसीयत तैयार की थी। और मेरे दोनों पार्टनर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वसीयत पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। और आपकी बीवी? तभी दरवाज़ा खुला और प्रकाश सभरवाल किरण ने भीतर कदम रखा। कपूर की बीवी की
क्या बात हो रही थी सबर? मैं कपूर साहब से ये पूछने जा रहा था कि हत्या की रात को जब ये मीना से मिले थे, सुनील बोला, तो उस वक्त क्या पोशाक पहनी थी? वह एक हरे रंग की रेशमी साड़ी और उससे मैच करता हुआ ब्लाउज पहनी हुई थी, कपूर बोला। बैठक की मेज पर आपने मीना की चाबियों का गुच्छा पड़ा देखा था? हाँ, देखा था। वहाँ और क्या पड़ा था? उसका पर्स पड़ा था और चाबियों के पास थोड़ी सी खरीज पड़ी थी। यानी कि आपके वहाँ चले आने के वक्त से लेकर मीना की लाश बरामद होने होने के वक्त तक वहाँ किसी ने कुछ नहीं छेड़ा था। ऐसा ही लगता है। मेरा ख्याल है कि वह मेरे वहाँ से कूच करने के फौरन बाद ही मीना का कत्ल हो जाएगा। सुनील ने एक क्षण खामोश रहा, फिर सफारी की तरफ घूमा। ऐसा ही लगता है। मेरा ख्याल है कि मेरे वहाँ कुछ करने के फौरन बाद ही मीना का कत्ल हो गया था। सुनील एक क्षण खामोश रहा, फिर वह सफारी की तरफ घूमा। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हत्या की रात को कपूर साहब से संबंधित लोग क्या कर रहे थे। आपको याद है सफारी साहब की उस रात आप क्या कर रहे थे? मैं उस रात को थोड़ी देर के लिए कपूर के फ्लैट पर इससे कारोबार की बात करने गया था। उसके बाद मैं किरण को लेकर एक नाइट क्लब में पहुंच गया था। कौन सी नाइट क्लब में? 4 स्टार में। मैं सर्कल मैं मैजेस्टिक सर्कल पर उस रात को थोड़ी देर के लिए कपूर के फ्लैट पर इससे कारोबार की बात करने गया था। उसके बाद मैं किरण को लेकर एक नाइट क्लब में गया था। कौन सी नाइट क्लब में? 4 स्टार में, जो मैजेस्टिक सर्कल पर लिबर्टी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर है। हाँ, वही बिल्ली का कत्ल नहीं हुआ था, कपूर बोला। कत्ल कुबाला रेस्टोरेंट में हुआ था, सुनील बोला। वह उसी इमारत की पहली मंजिल पर है। ओह! आप सुनील फिर सब्रवाल की तरफ आकर्षित हुआ। वहाँ कब से कब तक रहे थे? 10 से 2 बजे तक। ये ठीक कह रहा है, सुनील ने किरण से पूछा। मुझे इनके कपूर साहब के सुनील ने किरण से पूछा। मुझे इनके कपूर साहब के फ्लैट पर जाने के बारे में नहीं मालूम, किरण बोली। बाकी ठीक कह रहे हैं। सुनील ने बड़े गौर से किरण की तरफ देखा। जवाब में किरण बड़े निडर भाव से सुनील को देखती रही और पलक न झपकी। हम 10 से 2 बजे तक आप दोनों हर एक क्षण एक दूसरे को निगाहों में थे, सुनील बोला। हाँ, सुन वे किरण बोला। यानी कि आप दोनों यानी कि आप दोनों एक दूसरे की गवाह हैं कि आप में से किसी क्या में से कत्ल नहीं किया, यही समझ लीजिए। तभी दरवाजा फिर खुला और मंजुला ने भीतर कदम रखा। वह जाकर कपूर के बगल में बैठ गई और बहुत अनुराग और विश्वासपूर्ण निगाहों से इस कपूर को देखने लगी। उसे देखकर कपूर के चेहरे पर भी रौनक आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। क्या खबर है? मंजुला सुनील से बोली। अभी कोई जिक्र के काबिल खबर नहीं, सुनील बोला। मंजुला ने कमरे में से एक सरसरी निगाह फिराई और फिर बोला, बाकी लोग कहाँ हैं? खासतौर से गोपीनाथ कहाँ है? सबरवाल बोला। वह तो आज हमें कत्ल का उद्देश्य बताने वाला था। गोपीनाथ के बारे में आपको मालूम होना ही चाहिए। वो कहाँ है? सुनील बोला। आखिर वो आपका ऑफिस का अकाउंटेंट है। मुझे नहीं मालूम। मैं अभी ऑफिस मैं अभी ऑफिस नहीं गया, लेकिन मल्होत्रा कहाँ है उसे मालूम होगा। मल्होत्रा का वार्डन के पास फ़ोन आया था, कपूर बोला। उसने कहा था कि वह आज नहीं आ सकता था। उसने बिजनेस के सिलसिले में किसी से मिलने मिलने के लिए जाना था। मैं ऑफिस पहुंचकर गोपीनाथ के बारे में पता करूंगी, किरण बोली। और प्रशांत कब? सुनील बोला। वह भी तो वह भी तो नहीं आया आज।
मैं ऑफिस पहुँच कर गोपीनाथ के बारे में पता करूँ, किरण बोली। और प्रशांत कपूर, सुनील बोला, वह भी तो नहीं आया आज, कहीं वो ताश का ऑल नाइट सेशन चला गया हो। कपूर बोला, इसी चक्कर में तो नहीं आ पाया होगा। बाय द वे, सुनील बोला, वो कहीं कहीं ताश का ऑल आउट सेशन चल गया हो। कपूर बोले, इस चक्कर में नहीं आ पाया होगा। बाय द वे, सुनील बोला, वो रहता कहाँ है? रूपनगर में, 5 नंबर बंगले में। बंगला उसका अपना है? नहीं, किराए का। मंजुला। सुनील बोला, हम किसी के बारे में ये मालूम करने की कोशिश कर सकते हैं कि कल की रात को वह कहाँ था। उस रात तुम कहाँ थी? मंजुला से ऐसी बात पूछने का क्या फ़ायदा? कपूर तनिक नाराजगी स्वर में बोला, आई डोंट माइंड डार्लिंग। मंजुला मीठे स्वर में बोले, लेकिन अरे ये तो रूटीन है। कपूर चेहरे पर संतोष के भाव लिए खामोश हो गया। मंजुला ने आश्वासनपूर्ण ढंग से उसका हाथ दबाया और बोली, उस रात मैं घर पर थी, मैं शाम 7 बजे तक घर पहुंची थी। उसके बाद कहीं नहीं दिखाई गई थी। घर में घर में और कोई था? हाँ, मेरे मम्मी पापा थे। 12:30 बजे तक, नहीं, मेरे मामा मामी थे। 12:30 बजे तक मैं तकरीबन सारा वक्त उन्हीं के साथ घर में खेलती रही, फिर टेलीविज़न देखती रही और फिर रेडियो पर सुनती रही थी। कपूर साहब, में मेरी उस पुलिस इंस्पेक्टर से बात हुई थी जिसने मीरा मर्डर केस की तफ्तीश की थी। वह कहता है कि हत्या के आरोप को आपको कोई आई मंजुला की टेलीफोन कॉल की कहानी आपकी मनगढ़ंत थी। कॉल वास्तव में आपको ऐसी कोई कॉल आई नहीं थी। मुझे ऐसा कोई झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? कपूर ऑपरेशन बोले, उस कॉल की वजह से ही तो मैंने मीना से मिलने गया, वरना क्या मुझे कुत्ते ने काटा था जो मैं दिन रात के वहाँ पहुँच जाता और इस जहमत में फंसता। 86, 86, फर्स्ट लाइन।